तो बेटर रहेगा। सागर शिंदे मैं ग्रुप पे आपको ये लिंक सेंड कर देता, आप रजिस्ट्रेशन कर लो। सागर शिंदे एंड मोहरली, ये दो पीपल्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो। यानी आपको डायरेक्टली मेल पे, यानी मेल कर दूंगा मैं, तो आपको मुझे ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप ज्वाइन हो जाओ। सर मोहल्ले केला आहे मी कडून आहे होतं तरी पण बघता जीमेल वरून नहीं जाता है। आप सब लोग फिर आपके जीमेल से जाओ, यानी आपको मेल आ जाएगा मेरे इससे, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी मेल से ज्वाइन कर सकते हैं। मोदी ने किया है, अगर संजय ने नहीं किया है तो उनको बता दो कि कर लो करके, यानी मेल चले जाएंगे, तो मेल से अगर आपने किया ज्वाइन, तो मुझे ज्वाइन करने की जरूरत है, आपको एडमिट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, तो देखो कल तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का पार्ट था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी हमने देखा था कि 5% जो पार्टिकल है, 1000 क्यूबिक मीटर लिया था मैंने, 1000 क्यूबिक मीटर में से जो कि 5% है, 5%, 1000 क्यूबिक मीटर का 5% कितना होता, इट इज 50 क्यूबिक मीटर। तो 50 क्यूबिक मीटर अगर M20 कंक्रीट से नीचे, यानी उसका ग्रेडिंग जो रहेगा, उसका स्ट्रेंथ जो रहेगा, वो M20 से नीचे रह सकता है। लेकिन कितना नीचे रह सकता है ये हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से, तो हमारा क्या चल रहा था, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चालू था। तो यानी ये जो है ये M20 के नीचे, यानी 20 MPa के नीचे कितना जा सकता वो हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, सीधी सीधी बात। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि 1000 क्यूबिक मीटर के लिए कितने सैंपल्स बनेंगे एंड कितने स्पेसिमेंस बनेंगे। ओके, तो स्पेसिमेन के हिसाब से अगर आपके पास अभी आईएस कोड है, आईएस कोड अभी आप देख रहे हैं, आईएस कोड मैं आपको दिखा देता फिर से। ओके, टाइम लग रहा, तो देख लेते पहले, ये देख लेते। ये 1000 मीटर क्यूब के लिए आपके सैंपल्स कितने बनेंगे। तो गाइस सैंपल्स में, अब टेस्टिंग सैंपल्स में मैंने ये देखा कि 50 मीटर क्यूब तक कितने सैंपल्स बनते, 4। ओके, 1 मिनट, कुछ ओपन नहीं हो रहा, 4 5 6, ओके, कंटिन्यू। तो देखो गाइस, आपको अभी दिख रहा है आपके स्क्रीन पे 31 to 50 के लिए कितने सैंपल्स बन रहे थे, 4, 4 सैंपल्स बन रहे हैं। ओके, तो 4 सैंपल्स बन रहा है, और 51 के ऊपर अगर मीटर क्यूब, वर्क इन मीटर क्यूब, क्वांटिटी ऑफ वर्क इन मीटर क्यूब, अगर 51 के ऊपर अगर निकल गया, तो आपको हर एक 50 मीटर क्यूब के लिए एक सैंपल आपका एडिशनल होगा। तो 1000 मीटर क्यूब के लिए कितने लगेंगे वो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, 1000 मीटर क्यूब के लिए कितने लगेंगे।
तो 1000 मीटर क्यूब के लिए यहाँ कितने किए होंगे अभी इसमें से मैं 50 मीटर क्यूब निकाल लेता, 50 मीटर क्यूब के लिए मेरे कितने सैंपल्स हो गए, नंबर ऑफ सैंपल्स 4 बचे 950। 950 डिवाइड बाय 50 कर दो, उतने नंबर ऑफ सैंपल्स बन जाएंगे, क्योंकि हर एक 50 एडिशनल 50 मीटर क्यूब के लिए आपका एक सैंपल बन रहा है। तो 950 डिवाइड बाय 50 अगर मैंने कर दिया तो हाउ मच 19 यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल total number of sample it is 23. Total number of sample it is 23. ओके 1000 मीटर क्यूब के लिए भी 23 ही सैंपल निकलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको 30 सैंपल्स चाहिए। ये भी आपको आया कोड नहीं बोल रहा। ओके अब ये कहाँ पे बोल रहा है, 1 मिनट। देखिए है मैंने मे भी आपको बताया होगा कि 30 सैंपल्स आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए लगते हैं। अभी इट इज इन 68 पेज नंबर। नो ओके नो नो प्रॉब्लम। अभी सीधा यही देख लो, 30 सैंपल्स लगते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। मैंने कल लिख के दिया था क्या, ऐसा नो? टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ you require 30 samples. नहीं सर। देख लो, to find characteristic strength required 30 samples. 30 samples required है। 30 samples is nothing but 30 into 3 यानी कितने हो गए 90 स्पेसिमेन यानी क्यूब्स। और 90 क्यूब्स कौन से, उसका प्लस माइनस ऑफ 15% वेरिएशन बराबर रहने को ना वो वाले। अब उसमें वेस्टेज कितने होंगे वो आपको नहीं पता, क्योंकि सैंपल क्या बोलता है कि 3 क्यूब का एक सैंपल, उसका वेरिएशन 15% प्लस माइनस, वो अभी हमने लास्ट क्लास में देखा। ओके तो यहाँ पे 23 यानी कितने हो गए 23 into 3 दैट इज योर स्पेसिमेन। कितने आपके स्पेसिमेंस हो गए, कितने आपके स्पेसिमेंस वहां पे 3। ओके ओके क्या 69 69 ओके यस एग्जैक्टली 69 स्पेसिमेंस। ओके सो अभी हमने यहाँ तक देख लिया कि इतने सारे स्पेसिमेंस अपने बनते हैं क्यूब के हिसाब से। नाउ अभी हम जाएंगे टेबल नंबर 11 पे। टेबल नंबर 11 पे क्या देखे है और हमको किस तरह करना है, यानी किस तरह हम ये कैलकुलेशन करेंगे। अब तो हमने देख लिया, क्या देखा, स्पेसिमेन देखा एंड हमने देखा सैंपल्स देखा। ओके आप लिख लो ये।
यहाँ पे सबको स्क्रीन दिख रही है क्या, या बहुत छोटा दिख रहा है? दिख रहा है सर। पूरा क्लियर दिख रहा है क्या? टेबल नंबर 11, दैट इज ये टेबल नंबर 11 आपका जो है वो नए नए ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट का है, एंड दैट इज टेबल नंबर 11। इट इज अवर 456/2000 जो आपका आईएस कोड है उसका। आईएस कोड इस अभी आपको जो है ये यूज नहीं करना है, इसके इसका अमेंड ये आईएस कोड में आपको किया गया है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। दिख रहा है आपको पूरा का पूरा? ओके। तो यहाँ पे देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि 30 सैंपल्स लगते, तो 30 सैंपल्स यहाँ पे देखे है कि स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आपको 30 सैंपल्स लगेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए। तो आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड डिवीजन आप लिख लो, क्योंकि वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आपको कितना लगेंगे, 30 सैंपल्स लगेंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आपको 30 सैंपल्स लगेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन, ओके। तो देखो अभी क्या दिख रहा है आपको कि ये टेबल तो आपको यूज नहीं करना है। 11 अमेंड हुआ है वो नया वाला 11 टेबल, तो ये आपको अमेंडमेंट वाला यूज करना है। तो अमेंडमेंट वाले में क्या और पुराने वाले में क्या फर्क है, ये डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो देखो अमेंडमेंट वाले में क्या फर्क है कि अमेंडमेंट वाले में सिर्फ और सिर्फ M15 एंड अबो देखे हैं सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेड। और स्पेसिफिक ग्रेड यहाँ पे पुराने इसमें क्या था, M50 और M20 अबो, ऐसे इसके लिए दो दो फॉर्मूले थे। तो अभी उन्होंने क्या सिंपल कर दिया, M15 के जो भी अबो है उसके लिए एक ही फॉर्मूला रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल के लिए, लास्ट टेबल देखते हैं, लास्ट कॉलम। तो लास्ट कॉलम में मुझे क्या दिख रहा है, लास्ट कॉलम में इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट इन न्यूटन पर एम स्क्वायर। न्यूटन पर एम स्क्वायर इट इज नथिंग बट एमपीए। तो मिनिमम मिनिमम आपका यानी मिनिमम स्ट्रेंथ आपकी इतनी रहने को ना। ओके, तो एफसी के -3 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एफसी के -3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अगर ये कब रहने को ना, ये जब आपका 30 सैंपल्स वगैरह है और उसके ऊपर है, तो आप ये कर सकते हैं, यानी जनरल कंस्ट्रक्शन में आप ये कर सकते हैं एफसी के -3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यानी अभी हमने M20 का कंक्रीट लिया था, M20 का कंक्रीट लिया था मैंने। ओके, आपको दिख रहा है ना ये, इज इट विजिबल ना? यस सर। ओके, अभी विजिबल नहीं होगा कि अभी मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो अभी हम बोर्ड पे देखते हैं। क्या था वहां पे, एफसी के -3 था। ये मैं मिटा दूं? हाँ सर। मिटा देता हूं। देखो टेबल क्या बोल रहा है, टेबल नंबर 11 बोल रहा है कि इंडिविजुअल के लिए आपकी जो स्ट्रेंथ रहने को ना, वो स्ट्रेंथ कितनी रहने को ना, यानी एफसी के स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफसी के -3 रहने को। एफसी के -3, तो अपन ने एफसी के अभी कितना पकड़ा था, 20 -3, तो आपकी 17 एमपीए तक स्ट्रेंथ रहने को ना, ये कंडीशन इंडिविजुअल सैंपल के लिए, इंडिविजुअल सैंपल के लिए। ओके, इंडिविजुअल सैंपल, तो ये पहला क्राइटेरिया होगा इंडिविजुअल सैंपल के लिए। समझ गए कि आप अपने जो एग्जांपल हमने लिया 1000 क्यूबिक मीटर के हिसाब से, तो उसके लिए एक सैंपल के लिए आपकी स्ट्रेंथ इंडिविजुअल सैंपल के लिए मिनिमम एफसी के -3 होना है, यानी आपकी जो भी सैंपल रहेगा, आप कितना नीचे जा सकते हैं पहले इसमें, यानी इंडिविजुअल सैंपल के लिए तो आप 17 तक नीचे जा सकते हैं। ये पूरा जो है
यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है, यहाँ तक का, तो ये 17 तक, 17 MPa तक आप नीचे जा सकते हैं। 17 MPa के नीचे वाले जो भी स्ट्रेंथ रहेंगे, जैसे मैंने 15 बोला था लास्ट क्लास में, तो वो आपको ठीक करना पड़ेगा। 17 MPa के नीचे जितने जितने मेरे क्यूब्स की स्ट्रेंथ आएंगी, यानी मेरे सैंपल की स्ट्रेंथ आएंगी, एवरेज स्ट्रेंथ, वो मुझे ठीक करना पड़ेगा। सैंपल की एवरेज स्ट्रेंथ जो भी आएंगी, इसके नीचे 17 के नीचे वो मैं यूज नहीं करूंगा, वो मिक्स ही मैं यूज नहीं करूंगा, या फिर वो मिक्स बराबर हुआ नहीं है, प्रोपोर्शन उसका बराबर हुआ नहीं है, इसलिए मुझे वो यूज नहीं करना है। यानी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बोला था कि 5% के बिलो आप जा सकते हैं, 5% कंक्रीट आपका बिलो रह सकता M20 से, लेकिन कितना रह सकता उसकी तलवार 17। समझे क्या? ये कहां से देखा अपन ने? ये देखा हमने टेबल नंबर 11 से। टेबल नंबर 11 से ये चेंज हो सकता हर एक कंडीशन के लिए। मैं अभी क्या बोल रहा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रहा 1000 मीटर क्यूब के लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या देख रहे हैं 1000 मीटर क्यूब, क्योंकि 1000 मीटर क्यूब के लिए हम अभी देख, बाद में अपन दूसरे दूसरे कंडीशन के लिए ये चेंज हो सकता है। ये मेरा एग्जांपल क्या है 1000 मीटर क्यूब का है, 1000 मीटर क्यूब कंक्रीट। यस, समझ गए आप? अभी फिर से देखते, फिर से आइसकोड के इसके देखते कि दूसरी ग्रुप के लिए क्या है। तो अभी ग्रुप देख लेते हैं, यानी ग्रुप स्केल के लिए क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी बड़ा दिख रहा है देखो। तो ग्रुप के लिए, अभी ये इंडिविजुअल के लिए हो गया गाइस, इंडिविजुअल के लिए। नाउ ग्रुप के लिए देखो, तो ग्रुप यानी सेकंड कॉलम देख रहे हैं अभी। Mean of the group of 4 non-overlapping consecutive tests, 4 non-overlapping consecutive test result in MPa। दिख रहा है आपको सबको? ये दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? विजिबल है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना विजिबिलिटी में? दिख रहा है सर। ओके, तो अभी हमने ये चेक किया, अभी हम ये चेक करेंगे। तो ये क्या चेक करेंगे? तो FCK प्लस 0.825 इंटू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो भाई अपने को क्या लगेगा? अपने को लगेगा 30 सैंपल्स। तो 30 सैंपल्स तो मेरे पास नहीं है। सो मैंने आपको कल दिखाया था कि IS कोड में अगर 30 सैंपल्स आपके नहीं बनते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के डायरेक्टली वैल्यूज देखे हैं। M20 के लिए क्या वैल्यू थी? दिखाना पड़ेगा आपको, अपने पास IS कोड है, नो प्रॉब्लम। अमेंडमेंट में जाओ आप, अमेंडमेंट में जाके दैट इज टेबल नंबर 8। सो टेबल नंबर 8 के लिए M20 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू इज 4। गॉट इट? स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू इज 4। 1 मिनट। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये 4 है। तो ये हम कहाँ पे अडॉप्ट करेंगे? अभी ये हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे मुझे वो देखना पड़ेगा, यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अब आप बोलो 4 नॉन ओवरलैपिंग यानी क्या? यानी ओवरलैप नहीं होने वाले। तो इधर देख लेते थोड़ा, 2 मिनट। अब यहाँ पे देख लो 4 नॉन ओवरलैपिंग यानी आपने नंबर ऑफ सैंपल्स कितने थे? आपने 23 सैंपल्स। 1 2 3 4 सैंपल का एक बन गया, एक ग्रुप बन गया। 23 सैंपल्स है टोटल, 23 सैंपल्स है टोटल।
तो कितने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे? 23 डिवाइड बाय 4 कर दो, तो इतने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे 23 डिवाइड बाय 4। हाउ मच? 5.7. 5.7. So we make it 5 only. We make it 5 only. क्योंकि अपन 6 नहीं बना सकते, उसके लिए अपने पास और एक सैंपल चाहिए था, लेकिन मेरे पास है नहीं, तो मैं 5 ग्रुप्स बनाऊंगा। कितने नंबर ऑफ ग्रुप बनाऊंगा? नंबर ऑफ ग्रुप 5 नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। तो ये 5 नंबर ऑफ ग्रुप्स के ये जो ग्रुप है, ग्रुप की स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ तो इतनी रहने को, ग्रुप की स्ट्रेंथ अभी कितनी रहने को, ग्रुप की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप। ओके, तो ग्रुप की स्ट्रेंथ of group should not be less than and greater than or equals to 0. FCK plus 0.8 to 5 into standard deviation। स्टैंडर्ड डेविएशन अपन ने देखा था अभी 4, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड डेविएशन। So FCK is what? 20.8 to 5 into 4. How much? 803.30. What? 23.3. 23.3 MPa इसका आपका ग्रुप का स्ट्रेंथ रहेगा। ओके, ग्रुप की स्ट्रेंथ आपकी इतनी रहेगी और 23.3 और देखिए, देखो नीचे और देखिए एफसी के +3 यानी यहाँ पे भी क्या बोला है 20 + 3 यानी 23 MPa, 23.3 और 20 MPa। तो ये ग्रेटर है तो ये लेना पड़ेगा, ये ग्रेटर है तो ये लेना पड़ेगा। यानी ग्रुप की स्ट्रेंथ, ग्रुप की यानी ग्रुप में कितने सैंपल्स हो गए? 4 ग्रुप है, तो सैंपल्स मेरे 4 सैंपल्स हो गए, तो स्पेसिमेन कितने हो गए? 4 × 3 12 स्पेसिमेन, 4 सैंपल्स 12 स्पेसिमेन के 4 सैंपल हो गए, 4 सैंपल का एक ग्रुप हो गया, 4 सैंपल का एक ग्रुप हो गया। ओके, इस तरह हम जा रहे हैं। तो इतनी स्ट्रेंथ यानी ग्रुप की आपको स्ट्रेंथ इतनी मिलने को ना, पूरे ग्रुप की स्ट्रेंथ और इंडिविजुअल सैंपल की स्ट्रेंथ आप कितने पीछे लेके जा सकते हैं? 17 तक की पीछे लेके जा, यानी 17 के नीचे जो भी आपकी स्ट्रेंथ रहेगी इंडिविजुअल की, जो 5% पे है, 5% है, तो वो आपको 1 देना पड़ेगा, दैट इज एफसीके रेट। तो एफसीके के नीचे आप कितना जा सकते हैं? 5%, सिर्फ और सिर्फ 3 MPa ही ये प्रॉब्लम में आप जा सकते हैं, 1000 मीटर क्यूब के लिए आप जा सकते हैं। आई होप सो गाइस कि अभी आपको पूरी आइडिया क्लियर आ गई होगी कि मैंने क्या बताया था, और ये यानी 5% क्या है, एफसीके क्या है, 5% 95% क्या है। तो 95% है यानी 100% जो भी मेरा कंक्रीट है 1000 मीटर क्यूब, तो 1000 मीटर क्यूब का मेरा 23 ये बन रहे हैं, सैंपल्स बन रहे हैं। तो 23 सैंपल्स यानी 69 क्यूब्स, 69 क्यूब्स में से मेरे अभी जो है वो 5 ओनली मेरे ग्रुप्स बन रहे हैं, तो 5 ग्रुप का मेरा जो स्ट्रेंथ रहने को होना होगा 23.3 मेरा आने को होना मैक्सिमम। ये मुझे कौन बोल रहा है? ये मुझे टेबल नंबर 11 टेबल नंबर 11 अमेंडमेंट 4 वाला बोल रहा हूं। अमेंडमेंट 4 नया है अमेंडमेंट। ओके, अमेंडमेंट अपने यहाँ पे भी होता है, तो अमेंडमेंट 4 बोल। ओके, तो ये लिख लो। अभी इसके अपार्ट अगर 1000 मीटर क्यूब का नहीं रहा तो क्या रहेगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लो, ये आप लिख के बताओ, लिख के हो गया होगा। तो मैं 1000 मीटर क्यूब के लिए अगर नहीं रहा तो क्या रह सकता, यानी
तो क्या हो सकता है वो अभी हम देखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे आपको एफसी के -3 आप जा सकते हैं, यानी अगर आपका 1000 मीटर क्यूब का काम है, 1000 मीटर क्यूब का काम है, तो आप सिर्फ 17 एमपीए तक जा सकते हैं अगर आप 20 एमपीए का कंक्रीट बना रहे हैं। अगर 17 एमपीए के नीचे है तो आपको फिर से कंक्रीटिंग रीमिक्सिंग करना पड़ेगा। ओके, रीमिक्सिंग आपको करना पड़ेगा, यानी वो जो कंक्रीट 17 एमपीए के नीचे गया वो आपको फेंकना पड़ेगा। ऐसी कौन बोल रहा है? ऐसी आपको आईएस कोड बोल रहा है। और ये बहुत ही कम साइट्स पे होता है जहां पे आपके जो ये रहते हैं, यानी ठाकुर जी कॉलेज जी का नाम आपने सुना होगा, कंपनी ठाकुर जी कॉलेज, कंपनी गेल, भेल, आई होप सो आपने ये नाम सुने होंगे, गेल, भेल, भेल इट इज BHEL। ये तो आपका नाम तो पता ही होगा आपको, नवरत्न कंपनी। ओके, सो ये कंपनी से क्या होता है कि स्टैंडर्ड रहते हैं इनकी, तो ये स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट दिया रहता है कि आप टेस्ट करो, आप देखो। लेबर को थोड़ी पता है कि ये सब लेबर को इतना ही पता है कि इस तरह मिक्स करते हो डायरेक्टली। लेबर डोंट हैव एनी जस्ट वो बनाता कैसी है, बनता कैसी है वो बोलेंगे आप, अरे ये तो लोहा ऐसी देते हैं, सेम ही लोहा रहता, उसमें चेंजेस नहीं रहते, वही लेबर होगी, बाकी कुछ आपको उसका नया नहीं देगा। तो इसलिए आप ये पूरा पढ़ो, यानी आपको समझेगा। लिख लो, हो गया क्या लिखते ही? मैं सामने था करके नहीं हुआ हूँ मेरी। हो गया लिखते सबका? मिटा दू? हाँ सर। मिटा दूंगा, तब तक आप देख लो। नया हो गया टेबल। आप इसका नोट नंबर 2 पढ़ो। नोट नंबर 1 के बारे में मैंने बता दिया, नोट नंबर 2 पढ़ो। क्या देखिए नोट नंबर 2 में? नोट नंबर 2 क्या लिखी है? नोट नंबर 2 में ग्रुप एंड इंडिविजुअल। नोट नंबर 2 में क्या देखे है? देखो, नोट नंबर 2 में ये देखे है कि अगर आपका सैंपल 30 मीटर क्यूब से कम होगा तो, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपलिंग, अगर आप यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंक्रीटिंग अगर आपका 20 एमपीए से कम हुआ तो, 20 एमपीए से कम हुआ तो, सॉरी 30 एमपीए से, सॉरी 30 मीटर क्यूब से, 30 मीटर क्यूब से कम रहा तो क्या होगा? तो क्या होगा ये यहाँ पे देखे है गाइस। तो ये देखो, where the number of samples to be taken is less than 4, अगर 4 से कम रहे, 4 से कम रहे तो ग्रुप ही नहीं बनेगा ना। ग्रुप नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? वन ग्रुप नहीं बनेगा, यानी less than 4 as per the frequency of sampling is given, ये क्लॉज के। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग हमने देखा है, 1 मिनट आपको मैं दिखा देता फिर से, आप भूल गए होंगे तो मे बी। दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग 15.2.2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग। अगर 30 मीटर क्यूब से कम बना है तो 30 मीटर क्यूब कंक्रीट 30 मीटर क्यूब एंड 50 मीटर क्यूब के बीच में अगर बनाना है तो 4 सैंपल बनेंगे, तो 4 सैंपल का क्या बनेगा? एक ग्रुप।
अगर ग्रुप आपका फॉर्म नहीं हो रहा तो क्या कर सकते, ये आपके आईएस कोड में बोला है. देन इट मीन्स द टेस्ट रिजल्ट सच अ सैंपल FCK प्लस मीन ऑफ, यानी सपोज पकड़ लो कि आपका क्या है, आपका FCK प्लस 4 मीन उसका बनेगा, एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल टेस्ट FCK माइनस 2. यानी अगर आपका ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है, अगर ये यानी सैम्पलिंग आपका कंक्रीट वॉल्यूम आपका 30 मीटर क्यूब से कम है, 30 मीटर क्यूब से कम है, तो यहाँ पे FCK प्लस 3 उन्होंने बना दिया मीन का, यानी मीन स्ट्रेंथ. मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू FCK प्लस 3, FCK प्लस 3 बना दिया. और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ आपकी कितनी कर दी, फिर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ FCK माइनस 2. हम एग्जांपल लेते हैं 20 MPa का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस 2 यानी 18 MPa तक ही जा सकते हैं, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और ज्यादा क्वालिटी ये कर दिया, क्योंकि छोटे कामों में क्या होता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्वालिटी नहीं दिखती, इसलिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन ना करते आईएस कोड ने और सख्त कर दिया, ओके, और ज्यादा कर दिया. तो ये काय के लिए है, नोट 2 के लिए देखा है, नोट 2 के लिए. ओके, लिख लो गाइस, ये भी आपके टाइम में आएगा, इट इज गेट एंड MPSC, गेट एंड MPSC में पूछा जाएगा. MPSC जब मैं लिख रहा तब EAC भी आप लिखते जाओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. नोट 2 का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नोट 2 पे बनते हैं. ओके, इट मे बी चांस अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहा तो इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं. नेक्स्ट अभी क्या है कि नेक्स्ट आपको नीचे जो दिख रहा है, देखो, व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज ओनली 1, नंबर ऑफ सैंपल इज ओनली 1 when there is in between of 1 meter cube to 5 meter cube frequency of, भी अगर कंक्रीट वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब से 5 मीटर क्यूब के बीच में है, तो ये तो छोड़ दो, ग्रुप तो छोड़ दो, ग्रुप तो फिर बनने से रहा, एक ही सैंपल बन रहा, तो ग्रुप बनेगा क्या, ग्रुप नहीं बनेगा. ओके, ग्रुप नहीं बनेगा. व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज ओनली 1 देन रिक्वायर्ड शैल बी, ग्रुप के लिए तो है नहीं, मीन तो रहेगा नहीं, क्या, सॉरी मोबाइल, ग्रुप तो फिर बनेगा नहीं, क्या बनेगा डायरेक्टली FCK प्लस 4. बहुत ज्यादा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, यानी क्वालिटी ये बढ़ा दी उन्होंने कि अगर आप 20 MPa का सिर्फ 1 मीटर क्यूब से लेकर 5 मीटर क्यूब का ही काम कर रहे हैं, तो आपका अगर आप M20 के लिए दे रहे हैं, तो आपकी जो स्ट्रेंथ निकलने को ना साइड पे, वो कितनी निकलने को ना 20 प्लस 4 निकलने को ना 24 MPa निकलने को ना. 24 MPa से नीचे अगर आपका चले गया, ऐसी कौन बोल रहा है, यानी इतना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, यानी इतना क्वालिटी स्टैंडर्ड उन्होंने बढ़ा दिया यहाँ पे कि अगर बहुत छोटा काम है जिसमें ग्रुप बन ही नहीं रहा, मीन निकल ही नहीं रहा, तो वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे उन्होंने FCK प्लस 4 का एडिंग कर दिया. ओके, तो गाइस आपको पूरा अभी का जो मैंने सैंपल्स बनाया, ग्रुप बनाया, स्पेसिमेन बताया, ये सब कुछ समझ गया है मे बी, यस और नो? बट इज यस परत एकदा सांगा. परत एकदा सांगू बघ, जेव्हा व्हॉल्यूम 30 मीटर क्यूब पेक्षा वरती राहतो, जसं आपण 1000 मीटर क्यूब साठी बघितलं, 1000 मीटर क्यूब साठी माझे किती 23 म्हणजे काय सॅम्पल्स बनले,
23 सॅम्पल साठी माझे 5 ग्रुप बनले. त्या 5 ग्रुप साठी आपण बघितलं तर 5 ग्रुप साठी काय बघितलं आपण, दोन्ही स्ट्रेंथ बघितले आता याच्यापूर्वी. ते दोन्ही स्ट्रेंथ बघितले तर तिथे काय होतं की तिथे माझा जो एफसीके होता, जो मी म्हणतो की 5% फेल होऊ शकते, तर 5% किती म्हणजे किती 5% आपलं 20 एमपी आहे, 20 एमपी च्या वरती किती 95% माझं कॉन्क्रीट राहायला पाहिजे, म्हणजे माझी कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ राहायला पाहिजे. ओके, कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ माझी राहायला पाहिजे. आणि 5% ही फेल होऊ शकते, म्हणजे 50 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब मधलं 50 मीटर क्यूब हे फेल होऊ शकते. किती फेल होऊ शकते? 5%. तर 5% कुठपर्यंत जाऊ शकते, त्यासाठी त्यांनी एफसीके -3 हा क्रायटेरिया दिला आहे, तर हा 17 पर्यंत जाऊ शकतो. आणि पूर्ण जो ग्रुप आहे माझा, त्या म्हणजे पूर्ण कॉन्क्रीट मधून मी ग्रुप काढलेले आहेत. त्या ग्रुप मध्ये म्हणजे जेवढे 23 सॅम्पल्स होते त्याच्यामध्ये 5 ग्रुप मी बनवले. तर त्या 5 ग्रुपची स्ट्रेंथ 23 पॉईंट समथिंग ही यायला पाहिजे, असं आपल्याला आयएस कोड सांगतो टेबल नंबर 11. बट आता माझ्याकडे जर कॉन्क्रीटिंग कमी आहे, 1000 मीटर क्यूब वगैरे की काही फरक नाही, माझ्याकडे जर 30 मीटर क्यूब पेक्षा जर कॉन्क्रीटिंग कमी होता, तर त्यासाठी टेबल नंबर 2 नी नोट 2 दिलेला आहे. टेबल नंबर 2 नी नोट 2 दिलेला आहे. तो नोट 2 मध्ये काय म्हटलेलं आहे की 30 मीटर क्यूब पेक्षा जर कमी कॉन्क्रीटिंग होत असेल तर तुमचे 4 सॅम्पल्स बनतच नाही. 4 सॅम्पल नाही बनत तर एक ग्रुपच बनत नाही. म्हणजे तो जो वरचा जो क्लॉज आहे, तो वरचा M50 पेक्षा वरचा जो काही ते दोन फॉर्म्युला आपल्याला दिलेला आहे ते होणारच नाही. तर त्यासाठी जो मीन निघाला पाहिजे तो एफसीके +3 चा निघाला पाहिजे, असं आपल्याला कोणी म्हटलेलं आहे आयएस कोडनी आपल्या लाईन नंबर 2 मध्ये म्हटलेलं आहे. ओके, तुला दिसत असेल त्याच्यामध्ये. ओके, आपल्या नोट मध्ये त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे. आणि परत त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय, हे मीन साठी म्हटलेलं आहे. मीन साठी म्हणजे हे ग्रुप साठी झालं. मीन साठी म्हटलं म्हणजे कशासाठी झालं, ग्रुप साठी झालं. आणि इंडिव्हिज्युअल साठी काय म्हटलेलं आहे, इंडिव्हिज्युअली एफसीके -3, एफसीके म्हणजे अजून क्वालिटी त्यांनी वाढवून टाकली, की म्हणजे तुम्ही जिथे इथे 1000 मीटर क्यूब साठी 17 एमपीए पर्यंत जाऊ शकत होते, ते जर तुम्ही 30 मीटर क्यूबच्या खालचं काम करताय 30 मीटर क्यूब पर्यंत, तर त्याच्यामध्ये काय होतं की त्याच्यामध्ये तुम्ही 17 एमपीए पर्यंत जाऊ शकता. म्हणजे 17 एमपीए पर्यंत तुम्हाला परमिशन आहे. हे म्हणू शकता तुम्ही की हे किती 30 पासून 5 मीटर क्यूब पर्यंत पकड ना, 30 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब. कारण की 5 मीटर क्यूबच्या वरती जर असेल तरच तुझे 2 सॅम्पल्स बन, तरच तुझा मीन निघेल. आणि तुझा मीन कुठे निघणार, मीन नाही निघणार. म्हणून 30 मीटर क्यूब ते 5 मीटर क्यूब पकड, 30 मीटर क्यूब ते 5 मीटर क्यूब, मला काय भेटणार, मीन स्ट्रेंथ मला काढता येईल एफसीके +3, म्हणजे माझे पूर्ण कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ ही राहायला पाहिजे 20 +3 म्हणजे 23 पूर्ण कॉन्क्रीट. 95% किंवा 5% मी काही बोलत नाही. आणि जी माझी 5% आहे म्हणजे ते इंडिव्हिज्युअल मध्ये आलं. हे जे 5% मध्ये माझं येत आहे, लाय करत आहे, ते माझं इंडिव्हिज्युअल मध्ये आहे. तर 5% जे आहे, 5% माझं जे कॉन्क्रीट आहे त्याची जे स्ट्रेंथ म्हणजे फॉलो व्हायला पाहिजे, 20 पेक्षा कमी यायला पाहिजे. किती कमी यायला पाहिजे, फक्त 18 पर्यंत यायला. 18च्या जर खाली स्ट्रेंथ आली माझ्या कोणत्या पण क्यूबची, म्हणजे कोणत्या पण सॅम्पलची, सॅम्पल आहे इथे क्यूबच आहे, क्यूबची, तर मला तो फेकून द्यावा लागेल. मला तो मिक्सच फेकून द्यावा लागेल, मला तो कॉन्क्रीटच फेकून द्यावा लागेल. असं कोण म्हणतोय, असं आपल्याला आयएस कोड म्हणतो. कळलं का? हो. ओके, नो प्रॉब्लम. तो आप लिख लो ये. हम अभी न्यू टॉपिक पे जाएंगे. न्यू टॉपिक इट इज अवर एजम्पशन. आपको पूरा समझ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है और स्ट्रेस क्या है. कल अपन ने अलाउबल स्ट्रेस के बारे में बोला था, वो स्ट्रेस क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताता कि स्ट्रेस के बारे में अभी बात करेंगे एजम्पशंस. तो एजम्पशंस अपन देखेंगे पेज नंबर 69 से. ओके, तो ये आप गाइस ये अमेंडमेंट भी जेरोक्स कर लेना. अमेंडमेंट में आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत काम में आएगा. आप लिख लो, अगर लिख के प्रोग्राम हो तो बता दो, मैं मिटा देता हूं.
झालं सर लिहून. ओके. Now move to 69 page number. पेज नंबर 69. यहाँ पे देखो लिमिट स्टेट एजम्पशंस. लिमिट स्टेट के एजम्पशंस. आप बोलोगे ये एजम्पशंस वगैरह क्या है, किस तरह है, ये अपने को देखना पड़ेगा. 1 मिनट. सबसे पहले मैं बता देता हूँ लिमिट स्टेट चालू कहाँ से हुआ. तो लिमिट स्टेट चालू हुआ आपका पेज नंबर 67 से. पेज नंबर 67. ये गाइस आपको सब पढ़ना है. जो नहीं समझ रहा, मैक्सिमम चीजें आपको नहीं समझेंगी इसमें से, तो वो मुझे पूछना है. पर्सनली आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इतना सब कुछ बताऊंगा तो सब बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप मुझे पता है ये ही मैंने जो बताया इसमें ही आप बोर हुए होंगे. लेकिन दैट इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. आप अगर साइट पे जा रहे हैं, कोई भी साइट पे जा रहे हैं, तो आपको ये चीजें पूछेंगे वो लोग. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है. तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मैंने आपको पूरे अच्छे से बता दिया, आप सबको समझ गया. तो उसी लिए आप ये भी लिमिट स्टेट मेथड क्या है ये भी आप पढ़ो. मैं मेरा थ्योरी भी आपको भेजूंगा, वो बहुत इजी लैंग्वेज में रहेगा, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या है. मैंने सर्विसिबिलिटी कोलैप्स के बारे में बताया था, कोलैप्स के बारे में मैंने लिख के दिया था लास्ट क्लास में. तो मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया था आपको, बेंडिंग वगैरह रहता करके. देखो यहाँ पे क्या है, बेंडिंग, टॉर्शन, बेंडिंग, शियर, टॉर्शन एंड एक्सियल लोड. ओके, बेंडिंग, शियर, टॉर्शन एंड एक्सियल लोड, ये सबके लिए अपन क्या देख रहे, ये सबके लिए अपन कोलैप्स देख रहे. ओके, बकलिंग, इलास्टिक बकलिंग, इन इलास्टिसिटी, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा खुद. बाद में सर्विसिबिलिटी में क्या क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा, क्रैकिंग आ रहा, क्रैकिंग के क्या क्या है. बाद में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा कि आप कहाँ तक जा सकते. सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक शुड नॉट in general exceeded 0.3 mm in a member, and where the cracking is not harmful. Okay, so cracking कौन सी harmful नहीं है और कहाँ पे कितना कितना रहने को ना. तो यहाँ पे भी आपका ये जो पूरा पैराग्राफ है, तो ये पूरा पैराग्राफ में आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं. तो 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये पैराग्राफ भी बहुत आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. तो आपके ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं. देन नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पूरा बता दिया. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लोड के ऊपर भी हमने यानी प्रॉब्लम्स भी ले लिए. प्रॉब्लम लेके मैंने आपको ये भी कर लिया, यानी क्या बोलते, प्रैक्टिस भी करा लिया पूरी की पूरी. ये भी मैंने आपको लिख के दिया था. IS 875 पार्ट 1, IS 875 पार्ट 2, imposed load and live load, wind load, snow load and 1893. तो 1893 का अभी 2016 इट इज अपग्रेड वर्जन. नेक्स्ट इट इज, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यानी लास्ट क्लास में बताया, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल FD is given by FD is equals to F by gamma m. F it is characteristic strength, ये भी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, characteristic strength. एंड गामा एम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका लिखे है, क्या लिखे है, 1.5 एंड 1.15 फॉर स्टील, 1.5 फॉर कंक्रीट एंड 1.15 फॉर स्टील. ओके, गामा एम इज नथिंग बट अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्रोच टू द मटेरियल एंड द लिमिट स्टेट कंसिडरेशन. लोड अपन ने उस दिन ही देखा है, F it is equals to load, gamma F is equals to partial safety factor appropriate to the nature of loading and limit. तो इसके लिए अपना ये टेबल है, ये भी टेबल अपन ने देख लिया है. ओके, ये भी टेबल हमने देख लिया है. सो अभी हम सामने जाते गाइस. तो सामने मुझे क्या दिख रहा कि सामने मुझे, ये भी मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन अभी आपको ये नहीं समझेगा. दैट इज एक्सियो इज न्यूट्रल एक्सिस. सो ये भी मैं आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगा जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओगे, यानी आपका नेक्स्ट सेम का टॉपिक है ये.
ये भी अपने को डिस्कस करना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में करना है, अभी नहीं करना। सो नाउ हम आते हैं एजम्पशंस पे। तो जो हम अभी लिमिट स्टेट पढ़ रहे हैं उसके एजम्पशंस क्या क्या है और वो क्या बोलता है। एजम्पशन यानी सिविल इंजीनियरिंग में एजम्पशंस यानी झूठ साइड के लिए, जो नॉर्मल साइड है उसके लिए। लेकिन जो अच्छे साइड्स है यानी जो कंपनी के साइड से, रेपुटेड कंपनी के साइड, वहां पे झूठ नहीं होगा, वहां पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। लेकिन जो आपके एक्चुअल है, एक्चुअल साइड्स पे कुछ ना कुछ झूठ आपका रहेगा, और यहाँ पे भी बहुत सारे झूठ है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहला एजम्पशन आपको अभी जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें से? प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। नहीं समझ में आ रहा? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरे एजम्पशंस है। सेकंड एजम्पशन भी मैं पढ़ रहा, आपको नहीं समझ में आया बहुत अच्छी बात है, मैं समझाने वाला हूँ। ओके, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ in the concrete at the outermost compression fiber is taken as 0.0035 in bending. This 0.0035 ये हम लेने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ के बता दिया। तो गाइस मैं काम करता, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो आपको कुछ समझेगा नहीं, मैं बोर्ड पे जाता और आपको समझाना चालू करता। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, assumptions, limit state of collapse assumptions, हेडिंग डाल दो आप। और मैं ये स्टॉप करता, जब मुझे लगा तब मैं ऑन करूंगा। Assumptions. 9:30 is here. कर लेंगे क्या हम? क्योंकि मेरा assumption चला तो मैं पकड़ लो ये 2 घंटे का क्लास में 1.5 घंटा तो भी लगेगा मुझे पूरा assumption सही। तो कर लेते। क्या बोला है ठीक है आपका? सर। ये 10 बजे तक आधा ही होगा, जैसे कल का क्लास आधा हुआ उस तरह आधा होगा, आधा होगा और आधा आपको बाद में लिखना पड़ेगा। तो इट मेक्स अ प्रॉब्लम, इसलिए हम ये पूरा 1.5 घंटे का क्लास है, एक्चुअली 1.5 घंटा पूरा पूरा लगेगा इसके लिए। तो अपन उसका कर लेते और हम थोड़ा डिस्कशन करते अबाउट अवर क्लास कि आपको क्या लगता है किस तरह अभी आपका रिव्यू है, आपने कितने दिन क्लास किया? 21 एंड 22 एंड 23, 4 डेज क्लास। सो 4 डेज में आपको आपका क्या रिस्पॉन्स है? आपको कुछ इसमें करेक्शन चाहिए या फिर कुछ आपको आवाज बराबर नहीं आती, कुछ एनी एनी अदर प्रॉब्लम? अभी कुछ प्रॉब्लम होंगे तो उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि 3 दिन के बाद मैं पेड क्लासेस के लिए जाऊंगा। इसलिए अगर आपको और 3 दिन में आपको यानी कुछ और चाहिए तो आप समझ लो पेड क्लासेस के लिए मैं जाऊंगा। तो पेड क्लासेस में क्या होगा कि आपको मिनिमम फीस सबसे पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा। मिनिमम फीस अगर आप पूरे सब्जेक्ट लगा रहे हो तो 6,000 रुपीज है, तो मिनिमम फीस आप और 2,000 रुपीज। एंड अगर आप एक आरसी सब्जेक्ट भी लगा रहे हो तो मिनिमम फीस 2,000 रुपीज। Okay, one time you can pay 5,500 rupees for all subjects, 500 रुपए ऑफ वन टाइम के लिए। तो आपका फीस का भी मैं आपको ऑनलाइन ही देना है, मुझे लाके नहीं देना है आपको। ऑनलाइन आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप कुछ भी कर सकते हैं, एज योर कन्वेंशन भीम भी कर सकते हैं। तो आप बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, और आपको जो मैंने अभी तक थियरी बताया, वन स्मॉल मैंने लोड कैलकुलेशंस बताया, उसमें कुछ बताने में मेरा कल अपने को गया था क्योंकि कल लाइट ही चली गई। तो कल अपने को लास्ट में प्रॉब्लम गया था करके ये अभी मेरा जो सेशन है वो एक्सटेंड होके 45 मिनट्स का सेशन अभी हो गया। तो 45 मिनट्स
टुडेस क्लास इज बेस्ट, नहीं तो आज का क्लास मैं 10:15 तक टोटली मेरा एजम्पशन चलता था। एजम्पशंस आप पढ़ो आज पूरे के पूरे हो, और कल फिर उस पे हम देखेंगे क्योंकि एजम्पशंस क्या होता है। लेकिन आपको कोई डाउट है, कुछ है, तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। यानी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वीडियो एंड ऑडियो, कुछ डाउट है यानी कुछ प्रॉब्लम्स जा रहे हैं क्या आपको? यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम, देन टेल मी प्लीज। You have no issues about the quality of that video and audio? ओके, किसी को भी इशू नहीं है, या सब लोग सुन रहे हैं, या फिर बस फोन रख दिया, अभी तो बंद हो गया लेक्चर, तो अभी बस बंद करना है अभी? नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो 1 मिनट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और एक चीज, टाइमिंग, बिकॉज ऑफ 1 अगस्त से इट मे बी चांस योर ऑनलाइन क्लासेस इज स्टार्ट, कॉलेज ऑनलाइन स्टार्ट, कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस, इट मे बी। सो आप जब वो क्लासेस चालू हो जाएंगे तो टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम रहेगा? टाइमिंग में कोई आपको चेंजेस चाहिए, या इट इज द बेस्ट टाइम 8:30 और 9? बेस्ट टाइम है सर ये। बेस्ट टाइम है, तो 8:30 कभी रहेगा तो कभी 9 चले जाएगा। ये हो सकता, फ्लक्चुएट हो सकता, क्योंकि सेकंड ईयर की भी बैच आ गई, तो थोड़ा बहुत 8:30 एंड 9 इसके बीच में फ्लक्चुएट हो सकता। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं ये जो बैच है, ये बैच मेरी अभी मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, बट जब भी वैक्सीन निकलेगा, तो वैक्सीन निकलने के बाद मैं डायरेक्टली दिस क्लास क्लोज ऑन ऑनलाइन, डायरेक्टली मैं ऑफलाइन होगा जब आप सब लोग यहाँ पे आ जाओगे। आप सब लोग यहाँ पे आ गए तो तभी डायरेक्टली मैं ऑफलाइन चालू करूंगा, क्योंकि ऑफलाइन मुझे डायरेक्टली आपके एक्सप्रेशन समझेंगे कि आपको ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं स्लो पढ़ा के आपको पूरा समझाना चाहता था, मैं समझा रहा हूँ, तो मे बी आपको पूरी बातें, पूरा जो बोर्ड का है वो समझ रहा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा होगा आपको। लेकिन इफ एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपको अभी सामने भी जाता है, तो मुझे बीच पे ही रोको, बीच पे ही मुझे पूछो, मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक कोई 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 ऐसे रहते हैं कि वो पूछते नहीं, लेकिन उनका भी वो प्रॉब्लम रहता, और उनको प्रॉब्लम कब पता चलेगा कि दूसरे ने वो क्वेश्चन पूछा, उसके बाद उनको प्रॉब्लम पता चलेगा। और मैं ऐसी ही नहीं हूं कि मैं पूरा पूरा अभी विदाउट, जब मैं आरसीसी 1 आपके पूरे प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा, तो मेरे पास बुक भी नहीं रहेगी, बिकॉज ऑफ मुझे हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज ऑफ आई लव, मुझे पूरे जो स्टेप्स है वो पूरे याद है, क्योंकि मेरा वो डेली का काम है, डेली मैं वो करता। तो तब मैं कुछ स्टेप्स आपको बहुत फास्टली एंड बहुत शॉर्टली बता दूंगा, तो आपको लगेगा ऐसी कि सर ने तो बुक से भी शॉर्ट कर दिया, तो ये किस तरह आया ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको बात नहीं समझा, उसमें भी कुछ डाउट्स रहे, तो आप डायरेक्टली मुझे वहां पे पूछ सकते हैं, वहां पे पूछ सकते। इसी की मैंने कल बोला था कि इसका लेक्चर्स आने वाला है, जो मैंने अभी क्लास लिया उसका लेक्चर आने वाला है, तो कल मेरा पॉसिबल नहीं हुआ, आज आएगा। 15 मिनट्स का लेक्चर रहेगा, 15 मिनट्स के पार्ट में अपन पूरा पूरा ये कर देंगे। लेकिन वही 15 मिनट्स के लिए आपने कितना टाइम लगा? नियर अबाउटली 2 घंटे, 15 मिनट के लिए अपन ने 2 घंटे स्पेंड किए। तो जैसे आप यहाँ पे मैं बता रहा, आप लिख रहे हैं। हाँ, और एक चीज जो मैं बताता, आपको लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम जाता क्या उसमें? नो सर। नहीं सर। नहीं, यानी आप जूम करके देख सकते हो और लिख सकते हैं। जिस किसी को भी मोबाइल की स्क्रीन फूटी होगी या फिर मोबाइल पे प्रॉब्लम होगा, तो वो आपके लैपटॉप और आपके पीसी पे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी पीसी पे भी आप मेरी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, तो बड़े स्क्रीन पे दिखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको प्रॉब्लम जा रहा है गेटिंग अबाउट द फॉन्ट साइज एंड अगेन क्वालिटी, तो पीसी पे आप और लैपटॉप पे आप आपने अगर कनेक्ट किया तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा।
और दूसरी बात कि जिसको प्रॉब्लम ये जा रहा है बार बार ज्वाइन ज्वाइन करने में, जैसे ये मेरे लास्ट क्लास में, यानी लास्ट क्लास है फोर्थ ईयर के क्लास में हो रहा है, 2 जनों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने अगर लैपटॉप पे अभी ज्वाइन किया दिए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेक्निकल इश्यूज रह सकते हैं अपने लिए, सबके लिए ये नया है, मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। तो टेक्निकल इश्यूज सबके लिए रह सकते हैं, तो टेक्निकल इश्यूज को अपन टैकल करेंगे और टैकल करके हम सामने बढ़ेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग जो जा रहा है ये बेस्ट है, तो बेस्ट टाइमिंग को हम यूटिलाइज करके हम सामने जाएंगे। और एक चीज मुझे आपसे सबको बताना था कि मेरी गेट की बैच रनिंग है, आप 3rd ईयर में है, मेरी गेट की बैच सुबह 6 बजे की है, सुबह 6 बजे से लेके 7:30 तक। तो एनीवन पीपल आर इंटरेस्टेड अबाउट द गेट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे गेट का रिजल्ट जो है वो लास्ट ईयर से, लास्ट ऑफ लास्ट ईयर से भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ऑफ जो भी मेरे स्टूडेंट्स है दैट इन वीएनआईटी, देन एनआईटी अगरतला एंड एनआईटी सिलचर, वीएनआईटी नागपुर, तो यहाँ पे लग चुके हैं, यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं। सो रिजल्ट इट इज पॉजिटिव, व्हाई? बिकॉज ऑफ हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे टैकल करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी कंसेप्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स, उस पर टैकल करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट वाला कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया तो आप उसको आराम से टैकल करके सामने बढ़ सकते हैं। सो इसीलिए अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो मुझे पर्सनली कॉल करो, या फिर मैं उसकी भी लिंक बना के डाल दूंगा, गेट के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड है, उसमें भी आप डेमो क्लासेस हुआ के कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नया ये चालू होने वाला है सॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 3rd सेम में कॉलेज में भी बराबर नहीं समझाऊंगा, तो वो भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नियर अबाउटली 2 यूनिट मैं वहां पे फुल डेमो क्लास के लिए आपको दूंगा कि गेट के लिए किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और मेरे कुछ बुक्स हैं एस एकेडमी की बुक से ही मैं जा रहा हूँ, तो एस एकेडमी की जो बुक्स है वो आपको जेरॉक्स करना पड़ेगा उसमें, और उसमें किस तरह का ये रहेगा, यानी किस तरह के पैटर्न रहेगा, वो मैं आपको, आप अगर वहां पे ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। क्योंकि अगर आपने अभी 3rd ईयर से ही अगर चालू कर दिया गेट के लिए प्रिपरेशन, तो ही आपका प्रिपरेशन पूरा हो सकता है। अगर आपने अभी से छोड़ दिया, सपोज पकड़ लो, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर का जो सेम बैच है, सेम बैच के लिए हाइड्रोलॉजी मैंने पूरा गेट का पढ़ा दिया, तो हाइड्रोलॉजी में उनको कोई दिक्कत नहीं है। कन्वेंशनल के लिए भी वो बोल रहे थे कि सर इजी था पेपर, हमने गेट पे पढ़े थे तो हमको ये भी कन्वेंशनल आ गया, हाइड्रोलॉजी हुआ था। तो उसी तरह आपके अगर ये जो सब्जेक्ट्स है, जैसे अभी ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मैं लाइव लेक्चर इसका लेने वाला हूँ, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का भी लेक्चर मेरा रहेगा लाइव लेक्चर, वो यानी कुछ पेड क्लासेस जैसे अपने स्टार्ट हो जाते, तो पेड क्लासेस में पहला पेड क्लासेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन सैटरडे संडे के लिए मेरा गेट के साथ कपल बैच रहेगी, क्या है ट्रांसपोर्टेशन की। तो गेट में जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ क्या के लिए रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रहेगा अपना गेट के लिए, लेकिन उसका एक्सटेंशन मैं आपके इसके लिए भी लेके आऊंगा, क्या के लिए, अपने कन्वेंशनल क्लासेस के लिए, यानी अपने जो यूनिवर्सिटी एग्जाम, और जो सिर्फ और सिर्फ गेट में ही पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, तो वो मैं गेट की ही बैच में बताऊंगा अलग से, यूनिवर्सिटी क्लासेस में फालतू एक्स्ट्रा आपके दिमाग में ये लेके यानी स्ट्रेस देके नहीं बताऊंगा। तो गेट इज डिफरेंट एंड यूनिवर्सिटी क्लासेस इज डिफरेंट, बट अगर आपने गेट की क्लासेस कर ली है तो उसमें कवर्ड हो रहा क्या, आपका यूनिवर्सिटी क्लासेस का पूरा कवर्ड हो। तो अगर आप गेट के लिए अभी से ही प्रिपेयर्ड रहे तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट रह सकता है। इसलिए रह सकता है क्योंकि आपको इसके बाद का 1 साल और नहीं देना पड़ता, इसके बाद का सिर्फ आपको कितना, यानी ये जो साल है आने वाला पूरा का पूरा, ये साल अभी 6 महीने और अगले साल का पूरा, यानी आपको 18 मंथ्स में पूरा सिलेबस हो सकता है। अब आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो मैं फिर से आपको स्ट्रैटेजी बता देता गेट की कि मेरी किस तरह रहती है और मैं किस तरह करता हूँ। तो यानी जो स्ट्रैटेजी से मैं जाने वाला हूँ, और आपके जो क्लासेस, मेरे जो क्लासेस है वो क्लासेस चलने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या रहती कि जैसे अगर आपने अभी ज्वाइन कर लिया गेट का क्लास, तो उसमें आपके जो 70% सिलेबस है, 70% सिलेबस वो आपका ये फरवरी तक खत्म हो जाएगा, ये फेब तक टोटली खत्म हो जाएगा।
और उसमें क्या होगा कि उसमें जो आपके जो अभी सेमेस्टर में चलने वाले सब्जेक्ट्स है, सेमेस्टर में चलने वाले सब्जेक्ट्स भी आपके कवर्ड हो गए। या कि जैसे अभी अपन गेट पकड़ लेते तो गेट 2022 रहेगा आपके लिए, दैट इज इन फेब्रुआरी फर्स्ट वीक। मैं पकड़ लो तो अभी से कितने मंथ्स आपके पास बाकी है देख लो। फेब्रुआरी के लिए कितने मंथ्स आपके पास बाकी है? अभी ये 6 महीने पकड़ लो, अगस्त सितंबर नवंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने। ओके, तो अभी के 6 मंथ्स प्लस फेब्रुआरी टू फेब्रुआरी 12 मंथ्स, यानी टोटल 18 मंथ्स आपके पास बाकी, 18 मंथ्स। ओके, अब ये 18 मंथ्स को आपने अगर यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया, अगर आपने 7 to 8 मंथ्स में पूरा सिलेबस कर लिया, सिलेबस कवर हो गया, तो आपको नया कितना मिलेगा? यानी 8 मंथ्स पकड़ लो, मैंने 8 मंथ्स, तो 10 मंथ्स आपके रिवीजन में आएंगे, यानी आप 10 महीने रिवाइज कर सकते। एक्चुअली आपका टैकल किस तरह रहने को ना, मैं ये बताता आपको कि अगर आपका रिवीजन नहीं रहा, जी जो लोग अभी यानी 8 से सॉरी अभी इसमें लगा रहे, फाइनल ईयर में क्लासेस लगा रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। बाय बेस्ट बिकॉज ऑफ उनको क्या आ रहा पेपर में और क्या नहीं आ रहा। अब पेपर में क्या आ रहा और मुझे क्या आता, मैं किस तरह ये कर रहा, यानी मैं किस तरह प्रिपेयर कर रहा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। वो क्या होगा कि वो क्या करेंगे कि वो जितना सर ने पढ़ाया, जितना मैं सिलेबस से उतना सब कुछ पढ़ लेंगे, रिवीजन थोड़ी बहुत होगी, पेपर से छुड़ा के नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली जाके गेट का पेपर देंगे, पेपर में उनका रिजल्ट आएगा, मे बी इट इज 18 या फिर 16 मार्क्स, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, किसी किसी को तो माइनस में रहते पढ़ाई करके। तो क्या चीज होती फिर, बोलते कि सर मैंने तो 1 साल पूरा दिया था लेकिन हुआ नहीं, अब मैं एस में जा रहा, मेडिसिन में जा रहा, एस मेडिसिन में जाके बहुत बड़ी रेस दी थी, एस मेडिसिन वाले क्या सोचते रहिए मेरे पास जो भी बंदा आ रहा है वो टॉपर ही बनेगा, टॉपर के हिसाब से पूरा पढ़ा देते, पूरा पढ़ाने के हिसाब से क्या होता था कि पूरा सिलेबस के पीछे भागते, अब पूरे सिलेबस के पीछे भागने से क्या होता है, मैक्सिमम योर सीनियर्स आपके एस या फिर मेडिसिन जाते हैं, और एक क्लास में वहां पे 500 लोग रहते, एक क्लास में 500 लोग, इज इट पॉसिबल? या इज इट पॉसिबल? मैं बैठा हूं 2013 में, तो एक क्लास में 500 लोग पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको सिर्फ नोट्स बना के देते हैं कि ये नोट्स है, इस तरह आपको पढ़ना है, लेकिन आपको खुद पढ़ना होगा, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो वो पढ़ाते पूरा इतना, लेकिन काम का इतना ही। तो आप काम का सोचो, काम का यानी गेट में इंपॉर्टेंट आपका स्कोर आप डिसाइड करो, 60 70 के पहले आपका टारगेट 40 तो रहना पड़ेगा। अगर आप ये 80 मार्क्स के लिए डिसाइड कर रहे हैं कि 80 मार्क्स के लिए इतना है, तो 40 मार्क्स का तो पहले सिक्योर कर लो। वो नहीं सोचता कोई, एस में जाने के बाद सब लोग यही सोचते हैं कि मैं 80 मार्क्स लूंगा। तब वो पेपर कौन से लेते हैं, यानी जब वो पेपर ये लेते कौन से अपने, यानी जो अपने प्रैक्टिस पेपर्स रहते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स है टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज में जब उनको 40 भी नहीं मिलते तब वो रियलाइज करते हैं कि हम पीछे, हमको 1 साल हो गया, यानी एज में जाने के बाद भी 2 साल लगे लोग, क्या फायदा? 6 साल की डिग्री है क्या भाई? नहीं, 6 साल की डिग्री नहीं है, 4 साल की डिग्री है। 4 साल की डिग्री में ही आपने अगर गेट निकाल लिया, आपने अगर मिनिमम स्कोर 40 भी कर लिया, इट इज ओके, आपके 1.5 लाख बच रहे हैं। 1 लाख रुपीज नियर अबाउट 80 to 90,000 रुपीज फीस एस एंड मेडिसिन, वहां पे रहने का 70 to 80,000 रुपीज फॉर 6 मंथ्स। इतना खर्चा आपका बच रहा है, इतना खर्चा आप बचा सकते हैं। कैसी? 3rd ईयर से मैं जो बता रहा, मेरे क्लास अगर कर रहा है तो मेरी क्लास करके देखो,
डेमो क्लास, उसके बाद अपन बाकी का फीस का बात करेंगे। पहले डेमो क्लास करेंगे, बाद में सोचो कि बाद में मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले यानी आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा। ठीक है, अगर आपको समझ रहा है और आपको करना है तो ही आप मेरे क्लास में ज्वाइन करो। जो लोगों को नहीं करना है खुद से, वो लोग ज्वाइन करके भी क्या करेंगे कि बाद में सर नहीं समझ रहा है, मेरी इच्छा नहीं हो रही, छोड़ देना। ऐसे लोग बोलते हैं, इसलिए मैं वो लोगों को लेता ही नहीं। आप पहले करके देखो, आपको समझ रहा है, आप कर सकते, ये अगर आपने डिसाइड कर लिया एक बार तो आप कर लोगे। और उतने मेरे हर बैच में 4 लोग तो निकल दीजिए, जो जो जिन लोगों को इंटरेस्ट रहता और जो लोग इंटरेस्टली करते और अपने 7 से 8 से 8 से जो स्टार्टिंग रहता उसमें गेट क्रैक करके निकल जाते और एडमिशन लेते। तो मैं आपका सिक्योर 40 मार्क्स सिक्योर मैं कर देता, 40 मार्क्स टोटली सिक्योर आपका रहता अगर मेरे पास आपने गेट की क्लासेस की। गेट का पैटर्न किस तरह रहता, क्या रहता, अगर आपको ये देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, हाउ टू क्रैक गेट। मैं लिंक अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। मेरा कितना भी बोलना और आपको देखना इतना ये नहीं होगा। हाउ टू क्रैक गेट के मेरे गेट पे सॉरी इस पे यूट्यूब पे वीडियोस है, तो यूट्यूब पे वीडियोस आप देख सकते हैं कि किस तरह करना है। लेकिन मैं जो स्ट्रैटेजी आपको बताया, ये जो स्ट्रैटेजी है कि आप 7 to 8 मंथ्स में क्या कर लो गाइस, पूरा सिलेबस कर लो। फिर मुझे क्या आ रहा और मुझे क्या पढ़ने के लिए अच्छा लगता है वो डिसाइड करो। वो डिसाइडेबल आपका टाइम आएगा अंडर 40 मार्क्स। और मुझे हार्ड क्या जा रहा वो मैं 10 मंथ्स में देखूंगा जो मेरे पास रिमेनिंग है। पहले मैं 40 मार्क्स तो सिक्योर कर लेता, अब 40 मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर लूं तो कोई मतलब नहीं है। तो टोटल मार्क्स का कितने मार्क्स का कैसी पेपर रहता, पैटर्न क्या रहता, वो सब कुछ मेरे इसमें है, वीडियो में है। मैं वीडियो के लिंक आप भेज देता, आपको भेज देता, जो भी इंटरेस्टेड पीपल है वो देखो। और कुछ दिनों में ही मेरा सॉन्ग चालू होने वाला है। अभी मेरा ट्रांसपोर्टेशन 1 चालू है, ज्योमेट्रिक डिजाइन चालू है। ज्योमेट्रिक डिजाइन खत्म हो जाने के बाद मैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग करूंगा, तो आपके साथ ही मैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग ज्वाइन करूंगा। मैंने आपको अभी ट्रांसपोर्टेशन 1 है तो वही ज्योमेट्रिक डिजाइन ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपको भी हो जाएगा और गेट के लिए भी हो जाएगा सेम। और मैं न्यू सब्जेक्ट जो है सॉन्ग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सॉन्ग के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आपको हुआ है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो मैं कुछ ही दिनों यानी 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज में मैं वो स्टार्ट कर दूंगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो आई होप सो कि मैं आप ये चले गया, मेरा बैटरी लो हो गया तो मेरा स्क्रीन चले गया। स्क्रीन अभी आपको नहीं दिख रहा होगा और अटक गया होगा टोटल स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सो गाइस, जो भी मैंने आपको अभी बताया होगा वो सब कुछ आपको समझ गया होगा। आप मैं आपको ग्रुप पे लिंक भेज देता गेट की मेरी, आप वहां पे देख लो और वहां से आप देख के डिसाइड करो कि करना है नहीं करना। और मुझे फिर मैं गूगल फॉर्म आपके ग्रुप पे यानी स्टेटस पे वगैरह डाल दूंगा गेट के लिए भी, तो आप वहां से देख सकते हैं। स्पेशली फॉर 3rd ईयर, फाइनल ईयर वाले ज्वाइन नहीं कर सकते अभी क्योंकि उनका सिलेबस नहीं हो सकता। जो भी मेरे 3rd ईयर की बैच थी उनका ही आधा सिलेबस अभी होके है, तो आधा सिलेबस आपके साथ भी हो जाएगा। और जैसे भी फेब की एग्जाम्स आपकी खत्म हो जाएंगे उसके बाद पूरा आधा सिलेबस हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी किस तरह रहेगी, क्या रहेंगी, वो पूरा का पूरा मैं वीडियो में रहेगा, तो वहां से आप देख सकते और आप ज्वाइन कर सकते। सो ठीक है, अपन कल ज्वाइन करते हैं 8:30 AM। सो सी यू गाइस, थैंक यू।